गांव का पुराना मंदिर। कॉलेज की ट्रिप गांव के पुराने मंदिर तक गई थी। चारों मुख्य छात्र अजय, रोहित, सीमा और नेहा अपने प्रोफेसर बाबूलाल के साथ इस ऐतिहासिक जगह का अध्ययन करने आए थे। गांव वाले पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि मंदिर के अंदर कोई भी अनजान चीज को छूना नहीं चाहिए। यार, ये जगह कितनी डरावनी है, सीमा ने हल्की घबराहट से कहा। अरे डर मत, कुछ नहीं होगा, अजय ने हंसते हुए कहा। पर बुजुर्गों की बातें कभी मजाक में नहीं लेनी चाहिए, बाबूलाल ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अजय और रोहित ने मंदिर के अंदर रखी एक पुरानी लोहे की पेटी को खोलने का फैसला किया। यार, ये काफी पुरानी दिख रही है, रोहित ने ध्यान से देखते हुए कहा। खोलें क्या? अजय ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, नेहा ने विरोध किया। अरे कुछ नहीं होगा, बस देख ही तो रहे हैं, रोहित ने कहा और धीरे से पेटी खोल दी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वहां से एक तेज हवा का झोंका निकला और मंदिर के दीपक एक झटके में बुझ गए। गांव के बुजुर्ग दौड़ते हुए आए और बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने सावित्री को जगा दिया है। सावित्री, एक महिला जिसे सदियों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था क्योंकि उन्होंने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। उसकी आत्मा मंदिर की उस पेटी में कैद थी जिसे अब अजय और रोहित ने खोल दिया था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नेहा को लगा कि कोई उसे छू रहा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सीमा के बिस्तर के पास किसी औरत की परछाई दिखी, लेकिन जब उसने चीख कर रोहित को बुलाया तो परछाई गायब हो गई। मैंने सच में किसी को देखा, सीमा कांपते हुए बोली। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, रोहित ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी आवाज भी हल्की कांप रही थी। अगली रात जब वे सभी गांव के पास बने एक पुराने कुएं के पास गए तो नेहा अचानक चीख पड़ी, मुझे कोई अंदर खींच रहा है। नेहा, पकड़ो इसे, बाबूलाल ने चिल्लाकर कहा। बाबूलाल और रोहित ने उसे बचाया, लेकिन कुएं में एक डरावनी हंसी गूंजी। सभी पीछे हट गए। गांव के पुजारी ने बताया कि सावित्री तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे बलि नहीं मिलेगी। बलि? पर किसकी? अजय ने घबराकर पूछा। पुजारी ने सिर झुका लिया। जिसने उसे जगाया है। अब वे सभी एक कठिन स्थिति में थे। क्या वे किसी को बलि चढ़ाएंगे या इस श्राप को रोकने का कोई और तरीका खोजेंगे? अगली रात जब अजय अकेले बैठा था, उसने अपनी परछाई में एक और परछाई देखी। वह सावित्री थी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, वरना कोई नहीं बचेगा। अजय कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी तेज हवा चली और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी चीख गूंज उठी। सुबह तक अजय गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक जलता हुआ निशान मिला। अब नेहा, रोहित, सीमा और बाबूलाल के पास बस एक ही रास्ता था, मंदिर जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना, जिससे सावित्री की आत्मा को मुक्त किया जा सके। हमें यह करना ही होगा, नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा। पर अगर हम असफल हुए तो? सीमा ने डरते हुए पूछा। बाबूलाल ने लंबी सांस ली। तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। रात के अंधेरे में वे मंदिर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने मंदिर के द्वार पर एक हल्की परछाई देखी, जो धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। ये सावित्री है, हमें जल्दी करना होगा, बाबूलाल ने घबरा कर कहा। तभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। मैं गुरु शंकरनाथ हूं, मुझे मालूम था यह दिन आएगा, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। गुरुजी, क्या आप इसे रोक सकते हैं? रोहित ने घबराते हुए पूछा। गुरुजी ने मंदिर में प्रवेश किया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। सावित्री ने जोर से चीख मारी और चारों ओर अंधेरा फैल गया। हवा भयंकर गति से बहने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। ये आत्मा बंधन में थी, लेकिन अन्याय के कारण अब इसे मुक्त होना होगा, गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने एक छोटी मटकी निकाली और उसमें से पवित्र राख निकालकर हवा में उड़ा दी। सावित्री की चीखों से मंदिर गूंज उठा। उसकी परछाई तड़पने लगी और फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई।
मंदिर में एक पल के लिए शांति छा गई। अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सवेरा होते ही सब गांव लौट आए। गांव वाले मंदिर में प्रवेश कर सकते थे और वहां अब कोई अजीब शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जाते जाते गुरुजी ने एक चेतावनी दी, कभी भी अतीत को कुरेदना मत, नहीं तो कुछ और जाग जाएगा। नेहा, रोहित और सीमा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में अब भी एक सवाल था, अजय कहां गया? आखिरी मेहमान। यह सब कुछ महीनों पहले हुआ, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो शरीर सिहर उठता है। मेरे पूरे परिवार के साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल सकता और शायद कभी माफ भी नहीं कर सकता, खुद को भी और उस लड़की को भी। मैं हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों को हिला रही थी। मैं तेजी से साइकिल चला रहा था, बस घर पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, लाल सलवार कुर्ते में, कंधे तक बिखरे बाल और चेहरा थोड़ा घबराया हुआ। पहली नजर में वो आम लड़की लगी जो शायद किसी मुसीबत में फंसी हो। मैंने साइकिल रोकी। भैया, मेरी मां बहुत बीमार है, हमें गांव के आखिरी छोर पर वैद्य के पास जाना था, लेकिन मैं रास्ते में गिर गई और पैर में चोट लग गई। मैं चल नहीं पा रही हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, पर मुझे कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। मैंने उसे बैठने को कहा और जैसे ही उसने साइकिल पकड़ी, एक अजीब ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी सीमा ने दरवाजा खोला। उसने लड़की को देखा और तुरंत मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने उसे पूरी बात बताई, लेकिन सीमा के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और लड़की को अंदर बुला लिया। पर जैसे ही वो अंदर आई, घर की दिए की लौ अचानक टिमटिमाने लगी। मुझे हल्की अजीब सी फीलिंग हुई, लेकिन मैंने इसे इत्तेफाक समझा। लड़की चुपचाप बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वालों को खबर कर दूं? उसने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, अभी रहने दीजिए। सीमा मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, लेकिन हमने ज्यादा बात नहीं की। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो। धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से उठकर दरवाजा खोला और बाहर झांका। वो लड़की हॉल में जमीन पर अकेले बैठी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो एकटक दीवार को घूरे जा रही थी। तुम सोई नहीं? मैंने पूछा। उसने धीरे से मेरी ओर गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। नींद नहीं आई, उसने बस इतना कहा। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि यह मेरा वहम था या कुछ और, लेकिन उस वक्त मैं चुपचाप वापस कमरे में चला गया। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने चौखट पर नजर डाली, मेरा दिल दहल गया। दरवाजे पर बड़े बड़े खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने पूरी रात पंजे मारे हों। सीमा ने भी ये देखा और अब वो पूरी तरह डर चुकी थी। उसने मुझसे कहा, राजन, ये लड़की ठीक नहीं लग रही, हमें इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी तर्क चल रहे थे। क्या ये सच में लड़की की वजह से हुआ या कोई जानवर होगा? मैंने नाश्ते के दौरान उससे पूछा, तुम्हारा घर कहां है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों जैसी नहीं थी। सीमा और बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रात के करीब 3 बजे मेरी आंख अचानक खुली। पूरे घर में अजीब सी घुटन भरी हवा थी। मुझे धुएं की हल्की गंध महसूस हो रही थी। मैं घबरा कर उठा। जैसे ही मैं बाहर भागा, मेरी आंखों के सामने जो नजारा था, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। पूरा घर जल रहा था। आग तेजी से फैल रही थी। सीमा और बच्चों की चीखें कानों में गूंज रही थीं। और फिर मैंने उसे देखा। वो लड़की खड़ी हुई आग की लपटों के बीच मुस्कुरा रही थी।
मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं कुछ नहीं कर सका, बस खड़ा देखता रहा, क्योंकि मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। जब मैं होश में आया तो मैं गांव से कुछ दूर एक सड़क के किनारे पड़ा था। मेरा शरीर राख से काला था, कपड़े जले हुए थे और आंखों में मौत का डर बसा था। गांव वाले वहां इकट्ठा हो चुके थे। चारों ओर सिर्फ जली हुई लकड़ियों की गंध थी। और फिर मैंने सुना, यही है जिसने अपने पूरे परिवार को जला दिया। पुलिस आई और बिना कुछ पूछे मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं चीखता रहा। मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की, वो आत्मा थी। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज भी जब मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा हूं तो सोचता हूं, मैंने क्या गलती की थी? सिर्फ एक बेबस लड़की की मदद करना। लेकिन फिर जब मैं अपनी कोठरी के बाहर देखता हूं तो वो मुझे दिखती है, लाल सलवार कुर्ते में, मुस्कुराती हुई हर रात। अनजान परछाई। रोहन और अजय बचपन के दोस्त थे। दोनों का घर एक ही गली में था और हर रात वे छत पर बैठकर बातें करते। उनकी गली के आखिर में एक पुरानी सुनसान इमारत थी जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां किसी जमाने में एक परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात वे सब गायब हो गए थे। बस उनकी चीखें सुनी गई थी। उसके बाद से वो इमारत खाली पड़ी थी। रोहन और अजय को इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन वे इस इमारत से अनजाने में भी बचते थे। दिन में तो सब ठीक लगता, पर रात होते ही वहां अजीब सी ठंडक महसूस होती। एक रात की बात थी, बिजली चली गई थी और गली में घना अंधेरा छाया हुआ था। रोहन और अजय हमेशा की तरह छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल कुछ ज्यादा ही सन्नाटे भरा लग रहा था। अचानक अजय की नजर उस वीरान इमारत की छत पर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, उधर देख, उसने कांपती आवाज में कहा। रोहन ने अजय की उंगली का पीछा किया और जब उसकी नजर वहां पड़ी तो उसकी सांस अटक गई। सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई इमारत की छत के किनारे खड़ी थी, जैसे कूदने वाली हो। ये क्या है? रोहन ने धीरे से फुसफुसाया। अजय ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी, पर उसका चेहरा नहीं था। वहां बस एक अंधेरा गड्ढा था, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाई, भाग! उसने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वो परछाई हवा में तैरती हुई एकदम उनके सामने आ गई। अब वह उनके घर की छत पर थी। रोहन और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई अब साफ दिख रही थी। एक औरत जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और मुंह से हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। मुझे नीचे मत गिरने देना, मुझे बचाओ। रोहन को एक झटका सा लगा। उसे कुछ याद आया। भाई, ये वही लड़की है, रोहन ने कांपती आवाज में कहा। सालों पहले इसी इमारत की छत से एक लड़की ने छलांग लगा दी थी। लोगों ने कहा था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ ने यह भी बताया था कि उसने किसी से बचने की कोशिश की थी और नीचे गिर गई थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तब तुम कौन हो? परछाई कुछ पलों के लिए चुप रही, फिर अचानक मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, डरावनी थी। सच जानना चाहते हो? अचानक हवा रुक गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई हो। रोहन और अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उनकी आंखें दोबारा खुली तो वे अब अपनी छत पर नहीं थे। वे उसी पुरानी सुनसान इमारत की छत पर खड़े थे। हम यहां कैसे आ गए? अजय ने घबरा कर कहा। रोहन ने चारों ओर देखा। हर तरफ धुंध थी और हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने मुड़कर देखा। वही परछाई, अब बिल्कुल करीब, और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। कटा फटा, जगह जगह खून लगा हुआ, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। मुझे किसने धक्का दिया था? आवाज गूंजने लगी। रोहन और अजय कांप गए। हमें नहीं पता, रोहन ने डरते हुए कहा। झूठ। आत्मा की फुसफुसाहट और गहरी हो गई। अचानक एक तेज हवा चली और उनके सामने का नजारा बदलने लगा। अब वे उसी रात में थे जब वह लड़की गिरी थी।
और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। वो लड़की छत के किनारे खड़ी थी, रो रही थी। उसके सामने 2 लड़के थे। एक लड़का अजय था। अजय! रोहन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन अजय एकदम शांत था, जैसे कुछ समझ ही ना पा रहा हो। दूसरा लड़का कौन था? रोहन ने गौर से देखा। अंधेरे में उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन जैसे ही चांदनी पड़ी उसका दिल जोर से धड़क उठा। दूसरा लड़का खुद रोहन था। ये क्या है? अजय हकलाया। उन दोनों ने देखा कि उनका ही अतीत सामने चल रहा था। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। पर तभी अजय ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो लड़की चीखती हुई नीचे गिर गई। रोहन ने अपनी आंखें फाड़कर देखा, उसे कुछ भी याद नहीं था। आत्मा अब उनके सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। अब याद आया? उसकी आवाज गूंजी। रोहन और अजय दोनों घबरा गए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। रोहन रोने लगा। आत्मा मुस्कुराई। तुम्हारी याददाश्त भले चली गई थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब तुम भी वो दर्द सहोगे। और अगले ही पल आत्मा ने उन्हें छत के किनारे की ओर खींचना शुरू कर दिया। वे चिल्लाए, रोए, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। और फिर वे दोनों भी उसी तरह छत से गिर गए। अगली रात लोगों ने सुना कि रोहन और अजय की लाशें इमारत के नीचे मिली थीं, पर सबसे अजीब बात यह थी, किसी ने उन्हें छत पर जाते नहीं देखा था। पर हां, अगली रात से इमारत की छत पर 3 परछाइयां दिखने लगी।